वो होती है। समझ में आ रहा है? एक स्थिति होती है जब प्लेट बहुत तेजी से स्पीड से आती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, एक ये स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है कि जब प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। प्लेट क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे दरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे भी भूकंप आते हैं। तो 3 स्थिति होती है किसकी? प्लेट विवर्तनिकी की। ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं, ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? प्लेट विवर्तनिकी की वजह से आते हैं। अब बात करते हैं पाताली भूकंप। इसका बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी के बहुत नीचे गर्भ में, पाताल में जब भूकंप आते हैं तो उसे पाताली भूकंप कहते हैं। लेकिन इसका असर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बहुत, हाँ पाताल में बहुत नीचे जो भूकंप आते हैं उनकी स्थिति हमें जो देखने को मिलती है ऊपरी क्रस्ट पे बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। इस वजह से इससे मापा नहीं जाता, क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा नुकसान या कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं शहरी क्षेत्रों में वो कौन से आते हैं? प्लेट विवर्तनिक। देखो ज्वालामुखी भूकंप जो आते हैं वो तो उन्हीं क्षेत्रों में आएंगे जहाँ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो प्लेट विवर्तनिकी भूकंप होते हैं, यानी प्लेट्स वाले होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हमें देखने को शहरों में मिलता है या गाँव में, जहाँ पे भी वो भूकंप आते हैं नुकसान देखने को मिलता है। तो ज्वालामुखी भूकंप हो गया, प्लेट विवर्तनिकी हो गया और पाताली भूकंप हो गया। समझ में आ गया? 3 तरह के भूकंप होते हैं। अब बात करते हैं कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो किस तरह से काम करती है। जैसे मैंने कहा ये ऊपरी क्रस्ट है, ये क्या है? क्रस्ट है, ठीक। क्रस्ट में अगर मैं बात करूं, जहां से भूकंप का जो ये पृथ्वी का गर्भ है और यहाँ से तरंगे उठ रही हैं, यहाँ से तरंगे क्या हो रही हैं? उठ रही हैं। ये तरंगे जो हैं ये उठ रही हैं पृथ्वी के गर्भ से। तो ये जो स्थिति होगी ये होगा मूल केंद्र। ये क्या होगा? मूल केंद्र। जो पृथ्वी के गर्भ में होगा, पृथ्वी के आंतरिक स्थिति में होगा, वो क्या होगा? मूल केंद्र, जहां से भूकंप आ रहा है। और क्रस्ट का जो मेन सेंटर होगा उसे कहेंगे अभिकेंद्र। जब भूकंप आता है तो कोई ना कोई इसका पॉइंट होता है ना, अर्थक्वेक पॉइंट बोलते हैं हम उसको, वो उसका अभिकेंद्र होता है जहाँ पे लॉस, नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो भूकंप आया था इंडिया में, उसका मेन केंद्र कहाँ था? नेपाल में था। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? नेपाल में। यहाँ पे तो बस इंडिया में थोड़ी बहुत हमें हलचल देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। तो जो पृथ्वी के गर्भ में या आंतरिक भाग की स्थिति होती है उसे हम कहते हैं मूल केंद्र, और जो क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत पे जो नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र। ठीक है, समझ में आया? तो कितने हुए? मूल केंद्र और अधिकेंद्र। मूल केंद्र और अधिकेंद्र। जो क्रस्ट के ऊपर है वो अधिकेंद्र, और जो क्रस्ट के सबसे नीचे आंतरिक स्थिति पे हो उसे हम बोलते हैं मूल केंद्र। समझ में आ रहा है? और अब बात करते हैं कि इसको नापते कैसे। नहीं, हमेशा नहीं उठती। मैंने कहा ना जो प्लेट पे हलचलें होंगी तभी 3 स्थिति होगी। कौन कौन सी? या तो चट्टानों प्लेट्स का साइड से निकल जाना, या प्लेट्स का एक दूसरे पे चढ़ जाना, या प्लेट्स का दूर हो जाना। ये 3 कंडीशंस होंगी। अभी मैं बात करती हूँ कि भूकंप को किस चीज़ से नापते हैं। भूकंप की तरंगों को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। किससे नापते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं भूकंप की तरंगों को, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम भूकंप की तरंगों को नापते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। अच्छा, आपने सुना होगा साइंटिस्ट या जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। कैसे बता देते हैं? एक्चुअल में जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वहाँ पे रेडॉन नाम की गैस होती है जो एक्टिव हो जाती है। ये गैस पृथ्वी के गर्भ से निकलती है। हाँ, रेडॉन नाम की गैस, जिसको वो पता कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर रेडॉन नाम की गैस एक्टिव है तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है। ये पृथ्वी के गर्भ से निकलती है। जैसे जब मटेरियल तुम कुकर में चढ़ाते हो, जलने लगता है, महकने लगता है तुमको, तो समझ में आ जाता है कि हमारा मटेरियल क्या हो रहा है? जलने लग रहा है। तो तुम गैस क्या कर देती हो? बंद कर देती हो, हटा देती हो। तो ये रेडॉन देती होगी ना मैम? नहीं, सिर्फ ऐसे महसूस किया जाता है। हाँ, खुशबू से नहीं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो बता देते हैं कि रेडॉन नाम की गैस क्या हो चुकी है? एक्टिव हो चुकी है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि इस एरिया में या इस जगह पे भूकंप आने वाला है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग से मैं बात करूं, भूकंप, भूमि पे उठने वाला कंपन,
ठीक है, ये कहाँ पे होता है? पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट पे, सियाल सीमा नीफे में जो सबसे ऊपरी क्रस्ट है वहाँ पे जो हलचल होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी, पातालीय भूकंप। सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो होते हैं प्लेट विवर्तनिकी। ज्वालामुखी भूकंप तो जहाँ पे ज्वालामुखी ब्लास्ट होगा सिर्फ वहीं पे आएंगे, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। इनमें भी 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स इनमें भी होते हैं, जिसमें मैंने बताया ना, प्लेट्स का चढ़ जाना, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना या एक दूसरे के बिल्कुल पास से निकल जाना। अब मैं बात करती हूँ कि इसके केंद्र की, तो जो केंद्र क्रस्ट के ऊपर होता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं भूकंप का, और जो पॉइंट यानी जो अर्थक्वेक आने का जो पॉइंट होता है वो पृथ्वी के गर्भ में यानी आंतरिक स्थिति में होगा, उसे हम बोलेंगे मूल केंद्र। जो नीचे की तरफ होगा उसे हम बोलेंगे मूल केंद्र, यानी गर्भ में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो होगा उसे मूल केंद्र, और जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर होगा उसे बोलेंगे अधिकेंद्र। किससे नापते हैं भूकंप की तरंगों को? सिस्मोग्राफ से। कौन सी गैस एक्टिव हो जाती है? रेडॉन नाम की गैस एक्टिव हो जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? और वो होती है, अभी तक हमने बात की थी कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। उनकी कुछ तरंगे होती हैं, जो ऊपर होती है उसे हम बोलते हैं, जो सेंटर होता है उसका अधिकेंद्र, और जो नीचे होती है उन्हें हम बोलते हैं मूल केंद्र। समझ में आ रहा है? उन्हें बोलते हैं मूल केंद्र। अब देखो, जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। प्राथमिक, गौड़, और तीसरी होती एल तरंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किस तरंगों से होता है? एल तरंगों से होता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं बात करूं, ये 3 तरंगे हैं, मैं दिखा रही हूँ तुमको डायग्राम में बना के। ठीक ठीक, ये तरंगे हैं, ये हैं प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे और एल तरंगे। अच्छा, तो आप बताइए ताइफा मुझे एक बात, कि ये प्राथमिक तरंगे हैं, गौड़ हैं, ये एल तरंगे हैं, ये इनकी स्पीड, गति बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। गति मध्यम है, मंद है, ये जैसे कह सकते हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति, गति बहुत धीमी है, बहुत ज़्यादा ही धीमी है। ठीक है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। आवृत्ति, ये जो देख रहे हो ना 1 2 3 4, आवृत्ति की मैं बात करें, आवृत्ति मध्यम है। ठीक है, आवृत्ति ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, आवृत्ति बहुत कम है, कम है। नुकसान किससे हो रहा है आप बताइए? प्राथमिक से हो रहा है या गौड़ से हो रहा है या एल से हो रहा है? किससे नुकसान? क्यों एल से हो रहा है? क्योंकि इसकी गति तेज है। गति तो मैं कह रही हूँ कि इसकी प्राथमिक की तेज है। अच्छा, इसकी गति धीमी है। एल की गति, इससे देखो एल तरंगे क्यों बोलते हैं मैं बता दूं, कि एच.डी. लव नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम ही ऐसा था। एच.डी. लव ने ये ढूंढी, एच.डी. लव नाम के साइंटिस्ट ने इन तरंगों को ढूंढा था, इसीलिए इन तरंगों को हम एल तरंगे भी बोलते हैं। समझ में आया? इन्हें विनाशकारी तरंगे भी बोलते हैं, विनाशकारी तरंगे भी बोलते हैं, याद रखना ये चीज़। ठीक है, किसने इसको सर्च किया था, डिस्कवर किया था? एच.डी. लव ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं एल तरंगे बोलते हैं। बताइए, प्राथमिक, गौड़ या एल तरंगे कौन सी सबसे ज़्यादा नुकसान वाली है? गति इसमें ज़्यादा है। प्राथमिक में तो गति सबसे ज़्यादा है, तो नुकसान इसमें ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, गौड़ में उससे मध्यम है, और फिर एल आती है, वो तो सबसे कम। इसकी आवृत्ति भी कम है, तो नुकसान इसमें क्यों हो रहा है? देखो, प्राथमिक तरंगे जो तरंगे होती हैं ये बहुत तीव्र गति से आती हैं, बहुत तेज़ी से आती हैं। अच्छा, बहुत तेज़ी से आने की वजह से बहुत तेज़ी से आके निकल जाती हैं। ये क्या होती हैं? बहुत तेज़ी से आती हैं और तेज़ी से आने के कारण निकल जाती हैं, जिससे नुकसान बहुत कम होता है, जिससे नुकसान बहुत कम होता है। जैसे मैं बात करूं कि ये ऊपरी क्रस्ट है, इसके नीचे जो ये तरंगे आई और काफ़ी स्पीड से निकल गई, तो इस पर झटके बहुत हल्के महसूस है। आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा थी, तो इससे हमें नुकसान कम हुआ। उसके बाद आई मध्यम वाली, उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो नुकसान ज़्यादा हुआ। फिर आई लव, एल वाली जो तरंगे हैं वो आई, और उसने आवृत्ति भी उसकी बहुत ऊंची है, आवृत्ति ऊंची है, देखो आवृत्ति ऊंची है, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो किसी को किसी से मोहब्बत हुई, मोहब्बत बस 1 महीना चली और दिल टूट गया। मोहब्बत कितने महीना चली सर? 1 महीना अगर मोहब्बत चली और दिल टूट गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? खत्म।
अगर मैं बात करूँ प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे और एल तरंगे, 3 तरह की तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगों में गति बहुत तेज है, ठीक है, स्पीड बहुत तेज है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। गौड़ में मध्यम है, मतलब उससे जो बीच की स्थिति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात कर रही हूँ H.T. लव ने जो डिस्कवर की एल तरंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है, आवृत्ति बहुत कम है, नंबर्स देखो यहाँ पे बहुत कम है, और स्पीड भी बहुत कम है, लेकिन नुकसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बात करूं कि जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है, उसके नीचे जो तरंगे उठ रही हैं, प्राथमिक बहुत स्पीड में आई निकल गई, उससे नुकसान बहुत कम हुआ, जबकि जो गौड़ ही उसने ज़्यादा नुकसान किया, और एल जो सबसे स्लो थी उसने और ज़्यादा नुकसान किया। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल अगर देती हूँ कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो गई मान लेते हैं, तो अगर वो प्राथमिक तरंग पे यहाँ पे डिपेंड करता है, यानी कि 1 हफ्ते की मोहब्बत थी या 1 महीने की मोहब्बत थी, अटैचमेंट था, बात हुई, चलो ठीक है, फिर उसके बाद पता चला कि उसका कहीं और अफेयर है या कुछ भी है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती, प्यार नहीं करती, या करता या करती, जो भी है, तो 1 महीने का अटैचमेंट था, बहुत तेज़ी से सब कुछ हुआ और तेज़ी से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिर वही रिश्ता चले, थोड़ा ज़्यादा चले, 6 महीना चले, 8 महीना चले, 1 साल चले, तो नुकसान, मतलब जिसे कह सकते हैं हम कि इमोशनल डैमेज थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ टाइम कम है, बहुत धीमे धीमे सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे कोई रिलेशनशिप 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल चले, उसके बाद वो रिश्ता टूटे, तो उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी कि जान ले लो या दे दो, ऐसा करना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत सब बकवास होती है, फाइनली मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि H.T. लव ने जो डिस्कवर की जो तरंग कि ये इसकी स्पीड भी बहुत कम है, स्पीड क्या है, बहुत कम है, लेकिन बहुत धीमी है, लेकिन आवृत्ति बहुत ऊंची है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे कि बहुत टाइम ले रहे हैं 2 कपल्स एक दूसरे के लिए, लेकिन इमोशनल की जो जैसे कह सकते हो हाइट है, बढ़ती जा रही है, मतलब एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रही ये कंडीशन, और बाद में अगर किसी ने उसमें से धोखा दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि स्पीड क्या थी, बहुत स्लो थी, सब कुछ बहुत आसानी से समझा जा रहा था एक दूसरे को। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि थोड़ी मीडियम स्थिति थी, यानी 1 साल के लगभग, और यहाँ पे बिल्कुल अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीने में कोई दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, अकेला तो नहीं। तो ये कौन सी स्थिति है, प्राथमिक। और ये वाली कौन सी स्थिति है कि तू नहीं मिला तो ज़माना छोड़ देंगे हम, वही वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे जो एल तरंगों वाली कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा लॉस करती है। तो अगर आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा, जैसे मैं बात करूँ गुजरात में जो भूकंप आया था वो कौन से तरंगों के लिए था, एल तरंग। नेपाल में भी जो भूकंप आया था, जो मेन कंडीशन जहाँ पे बनी थी, यानी जिसे मैं कह सकती हूँ अधिकेंद्र था जो, वो कौन सी तरंगों पे था, एल तरंगों पे था। समझ में आ गया। तरंगे कितनी होती हैं, 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट जो प्राथमिक होती है उसमें आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, मूल केंद्र होगा वो, जो गर्भ में है वो मूल केंद्र है, जो क्रस्ट के ऊपर है वो अधिकेंद्र है। मैं बात करी प्राथमिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जहाँ पे आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, और गौड़ तरंगे वो जो उससे थोड़ी कम, और एल में जो सबसे कम होती, इसे विनाशकारी तरंग भी बोला जाता है। तो अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा लॉस करती हैं कौन सी तरंगे, एल तरंगे। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछता है कि भाई ये बताइए कि आवृत्ति तो प्राथमिक में ज़्यादा है, तो आवृत्ति की वजह बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है गति की। आवृत्ति का मतलब होता है ये जो इसकी जो लेंथ है और ये बार बार इसका मूवमेंट वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन एक काफ़ी तेज़ स्पीड से होने की वजह से निकल जाती हैं। और उसी के बाद मैं बात करती हूँ जो सेकेंडरी होती है, यानी जो गॉड होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एल। तो जो सेकेंडरी वाली होती है उसमें कंडीशन हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये इतनी फास्ट भी नहीं होती और इतनी स्लो भी नहीं होती। क्लियर, समझ में आ गया।